Hi guys, good morning and welcome to the channel and welcome to the class where we are learning once again grammar concepts. आइए guys, किरण के questions कर रहे हैं हम लोग. किरण बुक के सेशन को चलते हुए अप्रॉक्स 21 डेज हो गए हैं. आज शायद ये 22nd सेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, ये 22nd सेशन है, यानी कि यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं 22वां शो और ये 30 दिनों में ख़त्म हो जाएगा. तो उसके बाद हमें कुछ और स्टार्ट करना है. तो नाउ आई डिमांड कि आप लोग कुछ सजेशंस अपने दे दें. टॉल ऑर्डर्स मत कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा जो कि फीजिबल हो, हम कुछ नया स्टार्ट कर सके उसके लिए. खुल कैसे क्या है? चलिए, हाँ, तो यहाँ मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, आप प्लीज उसके लिए सजेशन दीजिए और सजेशन ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल फीजिबल हो, जिसपे हम लोग काम कर सके. ओके, आइए शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है, बस एक बार स्क्रीन हमारी स्टार्ट हो जाए उसके बाद. ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिला करेगी हमेशा की तरह टेलीग्राम पे हर रोज. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, जल्दी से शुरू करते हैं. ये किरण बुक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वॉइस या नरेशन. ओके, वॉइस या नरेशन आपको रियली लगता है कि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को चाहिए वॉइस या नरेशन? और बोलो, वॉइस नरेशन इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, चलिए. इम्प्रूवमेंट इज अगेन ग्रामर. ग्रामर ही पढ़ना चाहते हो? यस, बैंकिंग के लिए है. क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है. आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन when I had so many opportunities to learn and practice in school. आंसर्स बताइए. अब वो कैप तो आएगा ही, वो कैप तो रेगुलर क्लास है हमारा जो अभी रुका हुआ है, उसके अलावा पूछ रही थी मैं. चलिए, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले वायलिन. मैं रिग्रेट करती हूँ वायलिन नहीं सीखने का. व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, जब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी सीखने की और प्रैक्टिस करने की स्कूल में. राइट, बहुत सारे मौके, बहुत सारे चांस, बहुत सारे अवसर मिले मुझे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, पर मैंने वायलिन नहीं सीखा, तो मैं उसको रिग्रेट करती हूँ. मैंने वायलिन को नहीं सीखा, उसका मुझे रिग्रेट है. नॉट टू लर्न, टू लर्न का मतलब क्या हो सकता है? टू लर्न इज प्रेजेंट इन्फिनिटिव. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सीखना. राइट, लेकिन यहाँ पर बात क्या चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है कि जब मुझे इतने सारे मौके, इतने सारे चांस, इतने सारे अवसर मिले, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, तो भी मैंने वायलिन नहीं सीखा. ये बोल रहा है यहाँ पर. नहीं सीखने का, उस समय नहीं सीख पाने का मुझे अभी भी मलाल है, अभी भी रिग्रेट है, पश्चाताप है. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पास्ट बनाएंगे. पास्ट मतलब परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाएंगे, दैट इज टू हैव लर्न्ड.
कि नहीं सीख चुके होने का मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा अफसोस है, रिग्रेट है। सीखना हो गया ये कोई सेंस नहीं देगा। आई रियली डू रिग्रेट, मैं रिग्रेट कर रही हूँ किसके लिए, नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन। ठीक है, तो टू लर्न की जगह टू हैव लर्नड यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है। लर्नेड को हम लोग उसी दिन डिस्कस कर चुके। लर्नेड, लर्नेड क्या होता है, इफ अ पर्सन इज लर्नेड ही इज नॉलेजेबल, ज्ञानी पर्सन, स्कॉलरली पर्सन, है ना, एडजेक्टिव होता है लर्नेड, और यहाँ पर लर्नड आएगा, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द गवर्नमेंट granted relief payments of rupees 5,000 each to those who injured in the fire accident। जो कि इंजर्ड हुए हैं फायर एक्सीडेंट में, उन सभी को गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, 5,000 रुपीज़ का ग्रांट दिया है फायर में इंजर्ड हुए लोगों को। ठीक है, फिर से पास्ट है, देखो, द गवर्नमेंट ग्रांटेड, गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड, रिलीफ पेमेंट्स दिए हैं 5,000 के हर किसी को, हर किसी को। अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, दोनों सही है, काउंटेबल, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज दोनों सही है। ठीक है, और प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस वो नाउन ही है। देखो फिर से देख लो एक बार, नाउन ही है वहाँ पे प्रैक्टिस। एक्चुअली ये रहा टू लर्न, अच्छा वर्ब ही है, अच्छा टू लर्न एंड प्रैक्टिस। हाँ जी, ये तो करेक्शन हो गया है, प्रैक्टिस ही होना चाहिए, 2 + वर्ब फर्स्ट है, राइट। मुझे लगा नाउन ही आया है, यस ऐसा होगा, टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल, ऐसे ही लगेगा, है ना, ऐसे ही लगेगा, वर्ब फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे चाहिए। तो दोनों गलतियाँ हो गई, ये वाली भी गलती है इसमें और प्रैक्टिस वाली भी गलती है, यहाँ पे भी गलती है और यहाँ पे भी गलती है इस वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये रहा, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 का उन्होंने गवर्नमेंट ने पेमेंट दिया है। ठीक है, और किनको, जो कि इंजर्ड हुए हैं, है ना, इंजर्ड हुए। अगर मैंने बोला आई इंजर्ड, तो आई इंजर्ड, मैंने इंजर्ड किया, टीवी हो गया ना ये ट्रांजिटिव, और ये हमारा एक्टिव सब्जेक्ट, मैंने इंजर्ड किया हिम, मैंने उसको इंजर्ड किया। जब ये पैसिव सब्जेक्ट होगा तो आई वॉज इंजर्ड, मैं इंजर्ड हो गई। तो यहाँ पर भी लोग भी इंजर्ड हो गए हैं, पैसिव सब्जेक्ट है, तो हु वर इंजर्ड कर सकते हैं, जो कि इंजर्ड हुए थे फायर एक्सीडेंट में। ठीक है, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं दोज हु हैड बीन इंजर्ड। हु वर में भी कोई गलती नहीं है, तो हु वर हम लोग लिख देंगे। आपको यहाँ पर हु हैड बीन या हु वर दोनों लिख सकते हो। हु हैड बीन जो इंजर्ड हो चुके थे या जो इंजर्ड हुए थे, दोनों तरीके से ये सही है। ठीक है, पास लगाएंगे। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter। आपको आवश्यकता है एक explanation देने की, आपने जो आपका जो कंडक्ट रहा है, फॉर योर कंडक्ट, फॉर योर बिहेवियर, जिस तरीके का आपका कंडक्ट, जिस तरीके का आपका बिहेवियर रहा है उसके लिए। एक सेकेंड, ठीक है, राइट। You are required to give an explanation for your conduct। आपको ज़रूरत है explanation देने की for your conduct। आपका जो भी conduct रहा है, जो भी behavior रहा है, within 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर के लिए यूज होता है ये वाला। ठीक है, of the receipt of this letter, जैसे ही आप इस लेटर को रिसीट करते हो, यानी कि रिसीव आना चाहिए, है ना, रिसीव वाला सेंस है। रिसीट क्या होता है, रिसीट इज अ स्लिप होता है ना, स्लिप बना देते हैं, पर्ची, जिसको हिंदी में पर्ची बोला जाता है। रिसीट इज पर्ची, स्लिप है ना, मैनुअल, हैंड मैनुअल जो होता है उसको बोला जाता है। तो ऑफ द रिसीट ऑफ द चैप्टर दिस लेटर, या तो आप बोलो ऑफ द रिसीविंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑफ द रिसीव ऑफ दिस चैप्टर, दोनों सही है। ठीक है, रिसीविंग इसलिए क्योंकि नाउन जेरंड बन के काम करेगा कि जैसे ही आप लोगों को जैसे ही आपको ये रिसीव होता है, तो रिसीव होने पर, तो रिसीविंग भी हो सकता है और रिसीव ऑफ द चैप्टर, क्योंकि दोनों नाउन होते हैं इसलिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, रिसीट में गलती है, रिसीट की जगह हम लोग 3 पार्ट में, 3 में हम ये कर सकते हैं, रिसीट और रिसीविंग। नेक्स्ट, The ruins of the spillway are a vital clue to the epic struggle that unfolded as generation of Khmer
engineers cope with a water system that grew complex and unruly. देखिएगा गाइस, क्वेश्चंस जो है ना ये वर्डी है, मतलब बड़े ज़्यादा शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और इस कारण से ये जो है हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये दे सकते हैं. तो द ruins of the spillway are a vital clue. The ruins of the spillway. ruins of the spillway are, अब ये R जो है इसके लिए है ruins बर्बादी, ठीक है, are a vital clue to the epic struggle. इस epic struggle का vital clue है, सबसे बड़ा clue है that unfolds, unfold लिख दिया, ओके, एक वाइटल क्लू है, ठीक है, किसके लिए वाइटल क्लू है? टू द एपिक स्ट्रगल, एपिक स्ट्रगल के लिए वाइटल क्लू है जो कि अनफोल्ड करता है. तो यहाँ पे स्ट्रगल हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रगल के लिए दैट आ रहा है और दैट के साथ अब हम लोग क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर. तो स्ट्रगल दैट अनफोल्ड्स, स्ट्रगल दैट अनफोल्ड्स एक चीज हो गई. यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं. एज का मतलब बिकॉज, सिंस, फॉर, क्योंकि. जनरेशंस ऑफ खमेर इंजीनियर्स, खमेर इंजीनियर्स की जनरेशन, पीढ़ियां है ना, उसको बोला गया कि पीढ़ियों से कोप्ड विद, वो लोग एडजस्ट करते आ रहे हैं किसके साथ? विद द वाटर सिस्टम, एक ऐसे वाटर सिस्टम के साथ दैट ग्रीव कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता गया. कैसे होता गया? डिफिकल्ट होता गया और अनरूली मतलब सही नहीं होता गया, चलता गया बस ऐसे ही. ठीक है, राइट. प्रेजेंट टेंस होगा बेटा. स्पिलवे आर अ वाइटल क्रू ऑफ द टू द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड्स, जो कि अनफोल्ड करता है, जो कि चीज़ों सामने लाता है, जो कि रिवील करता है, राइट. तो बस अनफोल्ड्स लगा, अनफोल्ड में एस लगा दोगे, राइट आंसर आ जाएगा. बाकी सब सही है. और ये क्योंकि पास्ट क्यों रही कि जनरेशंस उसके जो है उन्होंने ऐसे ही समय निकाला उसके साथ स्ट्रगल करते करते, तो यहाँ पे पास्ट है. ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे. 25. बॉबी लर्न्ड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2. बॉबी ने अल्फाबेट सीखे एट द एज ऑफ 2. अब अल्फाबेट जो है एक नाउन है, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी होता है और अल्फ़ाबेट्स भी होता है. जब हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं तो इट इज़ कॉल्ड भाषाएं, लैंग्वेजेस, और जब हम अल्फ़ाबेट कहते हैं इट इज़ कॉल्ड वर्णमाला. तो उसने क्या सीखे हैं एट द एज ऑफ 2? उसने 2 साल का बच्चा क्या सीखता है? नॉट लैंग्वेजेस, नॉट भाषाएं, बट अल्फ़ाबेट सीखता है. तो राइट आंसर अल्फ़ाबेट हो जाएगा. ओके, चलिए फटाफट आंसर दीजिए आपके क्वेश्चंस का. चलो, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार हमारे एग्जाम में इसमें सेशंस में करा है. 2015 में आया हुआ एसएससी का क्वेश्चन है ये, मुझे याद है. तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज. जल्दी से बताइएगा इसका आंसर. The sum and substance of this poem. sum and substance है बेटा. sum and substance का मतलब टोटल, ठीक है. crux, main matter, the critical analysis of the poem, मतलब मेन जो इसका पॉइंट है ना, वो ये है. तो ये जो है हमारा sum and substance, इसका ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है. पोएम का जो मेन हिस्सा है, सेंट्रल आइडिया जिसको बोलते हैं, पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, पोएम का जो समरी है, पोएम का जो क्रक्स है, वो ये है. तो ये हमारा एक यूनिट की तरह काम कर रहा है. ये हमेशा सिंगुलर हो गया, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर हो गया. एज फॉलोज निम्नलिखित है, हिंदी में बोला जाता है. एज फॉलोज एक ही तरीके से, इसी तरीके से लिखा जाता है. अगर यहाँ पे से एस हटा दोगे तो ये गलत हो जाएगा. तो एज फॉलो नहीं करेंगे. तो राइट आंसर कोई एरर नहीं है इसमें. ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर. अगले वाले में चलेंगे. 27. आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड. मैंने देखा कैसे पियानिस्ट ने लेफ्ट हैंड को यूज करा. कोई मुझे बता सकता है इसमें नाउन क्लॉज है या नहीं है? इस सेंटेंस में कोई नाउन क्लॉज है या नहीं है? जल्दी से बताइएगा. आई वॉच्ड, मैंने देखा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है. मैंने देखा, क्या देखा? हाउ द पियानिस्ट, कैसे उस पियानिस्ट ने यूज किया अपना लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड यूज किया. तो द पियानिस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, यूज हमारा वर्ब हो गया, और यहाँ पे यूज किया क्या? अपना लेफ्ट हैंड. ये पूरा ऑब्जेक्ट फ्रेज है, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट है. हाँ जी, हाँ, नाउन क्लॉज है. कौन सा है नाउन क्लॉज, ये बताइए. नाउन क्लॉज अलग अलग तरीके के होते हैं, कौन सा वाला है ये बताओगे?
क्यों पियानिस्ट हिज नहीं हो सकता है? पियानो बजाने वाला एक गर्ल नहीं हो सकता है क्या? पियानिस्ट में हिज ही आना चाहिए हमेशा। हर गलत है क्या बेटा? किसने कह दिया ये हर गलत है और हिज सही है? आगे तो बोलो, अगर नाउन क्लॉज है तो कौन सा वाला है? देखिए बेटा, नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है या तो सब्जेक्ट क्लॉज या फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है? या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्ट क्लॉज, या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ऑब्जेक्ट क्लॉज हो जाएगा, है ना? और क्लॉज होता क्या है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आए। तो मैंने देखा, इस देखा से पूछो क्या देखा, तो व्हाट का आंसर हमें चाहिए कि कैसे पियानिस्ट ने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया, ये मैंने देखा। तो ये पूरा जो है ये व्हाट का आंसर यहाँ से यहाँ तक दे रहा है। ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर दे रहा है ना? व्हाट का आंसर दे रहा है यानी ऑब्जेक्ट है। वर्ब से व्हाट का आंसर पूछा। अब क्योंकि एक शब्द से ज़्यादा है और इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट क्लॉज कहेंगे। और नाउन जो क्लॉज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। इसी को हम लोग व्हाट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि व्हाट का आंसर देता है ना बेटा ये, तो इसी को हम लोग व्हाट क्लॉज भी कह देते हैं। मैंने देखा, क्या देखा यानी व्हाट का आंसर दे रहा है, तो व्हाट क्लॉज इसी को आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, नाउन क्लॉज यही होते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। हाउ से लेके पूरा अगला वाला क्वेश्चन, हु डू यू थिंक आई मेट? किसने, आपको क्या लगा मैं किससे मिली हूं? जल्दी से बताइए। Who do you think I met? आपको क्या लगता है मैं किससे मिली? अब इसमें who है सबसे पहले who है ना? और फिर यहाँ पे do you think है। do you think है he I think met रिया। अब देखो इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ो, he met रिया, वो मिला किससे? रिया से। और ये आई थिंक क्या है? आई थिंक एक एक्स्ट्रा फ्रेज होता है। आई थिंक, आई कंसिडर, आई रिगार्ड, ही थिंक, ही कंसिडर, ही रिगार्ड, है ना? इस तरीके से हम बार बार करते, तो ये थिंक जो है इसको हम उड़ा भी सकते, तो उड़ा दिया। अब ही के बाद सीधे वर्ब आ रहा है, तो ही मेट रिया, राइट? अब यहाँ पर देखो हु लिखा हुआ है, अगर हम आई थिंक उड़ा दे तो यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और एक वर्ब भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो हु जो है वो अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता है। सब्जेक्ट लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? whom I met इज द राइट आंसर, क्योंकि हु जो है, हु के बाद सीधे सीधे क्या आता है? वर्ब आता है ना? हु के साथ वर्ब आता है। ये तो उड़ाने का चीज है, तो हु के साथ वर्ब आता है, तो वर्ब तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? whom लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? हु की जगह whom लगाएंगे, क्योंकि whom को क्या चाहिए? सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी। हु के साथ सिर्फ वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो whom प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले वाले में चलते हैं। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्लेग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे हाउस के जस्ट आउटसाइड, ठीक है? जस्ट आउटसाइड माई हाउस यानी कि मेरे घर के ठीक बाहर क्या है? एक प्लेग्राउंड है फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। स्कूल के बॉयज और गर्ल्स के लिए एक प्लेग्राउंड है, ठीक है? मैंने सारे आंसर बताते ही चल रही हूँ, बता दिया होगा मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, प्लीज पे अटेंशन। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्लेग्राउंड, ठीक है? मेरे घर के ठीक बाहर एक प्लेग्राउंड है, तो आ प्लेग्राउंड हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखो जस्ट आउटसाइड माय हाउस, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एरिया, है ना? ये बता रहा है एरिया। कहाँ पे? आउटसाइड क्या है? आउटसाइड हमारा प्रेपोजिशन है। जैसे इनसाइड होता है ना, वैसे ही आउट होता है, इन होता है, इसी तरीके से ये प्रेपोजिशन है। और ये प्रेपोजिशन ने इसको क्या बना दिया? नाउन। जस्ट ठीक बाहर, जस्ट एम्फेसिस के लिए, ठीक बाहर। कहाँ? मेरे घर के ठीक बाहर क्या है? एक प्लेग्राउंड है। तो सब्जेक्ट तो हमारा ये है, क्योंकि इसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है, इसलिए ये आर जो है ये तो ठीक है, आर जो है ये गलत है, क्योंकि एक ही प्लेग्राउंड है, तो इज यहाँ पर आएगा। सबका सही है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए, अच्छा श्योर। इस वाले में मैंने बोला नहीं था कि हु जो है उसके बाद सब्जेक्ट आता है क्या? नहीं आता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हुम आएगा। व्हाई डोंट यू पे अटेंशन? नेक्स्ट 30, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। वो क्या हो सकता है? एक बास्केटबॉल
प्लेयर हो सकता है, ही कैन बी, वो हो सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, ठीक है। सिंस, क्योंकि ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, ठीक है। अब या तो हम इसको ऐसे करें एज टॉल एज, या तो ये होता है, या फिर ही इज हाँ ही इज एज टॉल एज कर सकते हैं, या फिर हम लोग करेंगे इसको एज टॉल लाइक, दो चीज नहीं होता, लाइक नहीं होता है। या तो हम इसको बेटर करें कि एज टॉल, जब हम इसको कंपैरिजन करें, क्योंकि वो उतना ही टॉल है जैसे कि म्यूल, राइट। अब ये जो म्यूल है ना, म्यूल देखो, म्यूल क्या होता है, डोंकी और हॉर्स का ही एक प्रजाति का एनिमल होता है, और मोस्टली डोंकी का ही एक प्रजाति होता है, ठीक है। तो इसका हाइट बहुत छोटा होता है, छोटी हाइट का होता है, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वो बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है क्योंकि वो बहुत लंबा है म्यूल की तरह। अब म्यूल लंबा नहीं होता है, तो यहाँ पे एनिमल भी गलत लिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज टॉल एज अ जिराफ, जिराफ की तरह वो लंबा है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। कोई भी एनिमल ले लो, जीब्रा ले लो, जिराफ ले लो, ऐसे, है ना, ठीक है। टॉलर देन नहीं, टॉलर देन क्यों, ये बोल रहा उतना ही लंबा है जितना की, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, पर एज टॉल एज लिखना पड़ेगा, एज टॉल एज अ जिराफ हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस, ये तो सबको आ जाएगा, एक बारी में फटाफट बता दीजिए इसका आंसर, है ना। हाँ, म्यूल खच्चर होता है, तो खच्चर तो छोटा होता है ना एनिमल, इसलिए वो नहीं होगा यहाँ पर। तो लगेजेस दिखा हुआ है, लगेजेस काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए लगेजेस नहीं होगा, एस हटेगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश, ट्री में एक बर्ड होना अच्छा है, बुश में दो होने से। देखिएगा गाइस, ये जो है ना हमारा, ये हमारा क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत, सेइंग है ना, मतलब क्या है, हाथ में अपने, आपके पास चीजें होने से होना अच्छा है, भले से आपके पास कम है, वो ज्यादा अच्छा है कहीं और बहुत सारा होने से, या बाद में किसी बहुत मिलने से। अभी जो हाथ में है वो अच्छा है, वही आपके काम आने वाला है, ऐसी चीजों के लिए इसको यूज किया जाए। तो अ बर्ड इन द ट्री की जगह अ बर्ड इन द हैंड लिखो, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कहावत है, इसको बस चेंज कर दिया गया है, ठीक है, सिर्फ चेंज कर दिया गया। तो अ बर्ड इन द हैंड इज द राइट आंसर, इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल गेस्ट नोटिस, ये क्वेश्चन अभी हमने शायद कुछ दिनों पहले ही करा था। सेवरल गेस्ट नोटिस, बहुत सारे गेस्ट ने नोटिस करा, क्या नोटिस करा, मिस्टर शर्मा को फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, अपने चेयर में फिर से पुराने गिरते हुए हमने नोट करा, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो शब्द यहाँ पर है नोटिस, अब नोटिस करना मेंटल एक्शन है, ठीक है, और ये हमारा इसीलिए कॉजेटिव वर्ब है, जैसे सी है, नोटिस है, हेल्प है, उसी तरह ऑब्जर्व वगैरह सब कॉजेटिव वर्ब है। अभी कॉजेटिव वर्ब है तो हम क्या करेंगे, कॉजेटिव वर्ब होने के कारण ये अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लिया, मिस्टर शर्मा आ रहे हैं नोटिस के बाद, तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद V1 आता है ना, V1 आता है। अब ये जितने भी V1 आएंगे ना, जहाँ जहाँ पे, इनकी जगह एक और चीज क्या आ सकती है, या तो V1 या फिर, यानी कि V1 जो है उसको बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है, तो या तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा या फिर जिरंड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे गिरते हुए देखा, अचानक गिर गए, बेयर इन्फिनिटिव बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, गिरते हुए देखा अपनी चेयर में। अब चेयर कौन सी होती है, जो ओपन वाली चेयर होती है, जिसको हम खोल के बैठते हैं, उसको इन बोला जाता है, ठीक है यहाँ। और जो बंद होने वाली, जो ठीक ऐसी चेयर जिसमें हम बैठ जाते हैं, उसको ऑन बोला जाता है। तो चेयर में इन और ऑन होता है, इसलिए इसको भी हम इतना गलत नहीं मान रहे हैं। अभी देखो आगे बढ़ते, फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, और सांस लेने के लिए गैस्प करते हुए, परेशान होते हुए उन्हें देखा गया। तो यहाँ पे आ रहा है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद ये क्या हो रहा है, पैरेललिज्म हो रहा है, यानी कि इधर पे भी क्योंकि हमारा जिरंड यूज हुआ है, यहाँ पे भी जिरंड यूज हुआ है, तो दोनों तरफ पैरेललिज्म है। फॉलिंग बैक होते हुए देखा, गिरते हुए देखा, और गैस्पिंग करते हुए देखा सबने, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ ING लगा हुआ है, तो सही है ये सेंटेंस, पैरेललिज्म। अगर यहाँ पर 2 प्लस गैस्प होता ना, यानी तो हम लोग, या फिर गैस्प होता अकेले, तो हम इसको सही करते, गैस्प होता केवल, ठीक है। फॉलिंग मीन्स बैक होता है, नहीं, फॉलिंग मीन्स कोई बैक नहीं होता है। फिर से अपनी चेयर पे गिरते हुए देखा, उठे और फिर से अपनी चेयर पे गिरते हुए देखा, इसके लिए।
तो राइट आंसर क्या होगा, नो एरर होगा। दोनों तरफ हमारे पास आईएनजी लिखा हुआ है, दोनों तरफ हो रहा है, यानी कि पैरेललिज्म है, इसलिए कोई एरर नहीं है, वरना हम इसको एरर निकालते हैं अगर यहाँ पे गैस्प होता और यहाँ पे फॉलिंग नहीं लिखा होता, फॉल लिखा होता, तो ये सही होता। ठीक है, चलो। We have finished our work 3 hours ago and we have been waiting for you since then. हम हमारा काम कर चुके, 3 घंटे पहले ही हमारा काम खत्म हो चुका है और तब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। We have finished our work, हमने फिनिश कर दिया था हमारा वर्क। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है पूरा। ठीक है, क्या कर दिया हमने वर्क 3 hours ago, 3 घंटे पहले हमने काम फिनिश कर दिया है, पास्ट का टाइम आ रहा है। ठीक है, और तब से हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पास्ट का टाइम आ रहा है, पास्ट का वर्ब लगाएंगे, वी फिनिश्ड। या तो हम सिंपल इसको वी फिनिश्ड लगा दें या फिर हम वी हैड फिनिश्ड लगा दें, पर मुझे लगता है वी फिनिश ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि पास्ट सिंपल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है। हमने फिनिश कर दिया था हमारा काम और तब से ही, सिंस देन, तब से ही हम आपका इंतजार कर रहे हैं, उस समय से। यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट है और काम पहले ही हो चुका है, तो वी फिनिश्ड हो जाएगा वहाँ पे केवल। ठीक है, वी हैड फिनिश्ड का मतलब हम कर चुके थे, वो रिलेट नहीं हो पाएगा। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एक साथ नहीं, पास्ट परफेक्ट की जगह हम सिंपल लगाएं, पास्ट सिंपल, और फिर हम लगाएं हैव बीन, जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, कि तब से ही ऐसा हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे से क्या करेंगे, बस हैव हटा दो, राइट आंसर आ जाएगा। वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago। नेक्स्ट पे चलेंगे। Many a man wants to be rich quickly। आसान क्वेश्चन है, सबके तरफ से आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर करिए इसका एक सुर में। बहुत आराम से करा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार है। यहाँ पे मैनी अ लिखा हुआ है, मैनी के साथ अ लग जाना मैनी के सेंस को नहीं बदलता है। सेंस अभी भी इसका मैनी है, लेकिन क्योंकि इसके साथ अ लग गया है तो अब ये अपने साथ वर्ब और नाउन दोनों ही सिंगुलर लेता है। तो मैन तो यहाँ पर सही है, सिंगुलर है, पर वॉन्ट यहाँ पर जो है वो क्या है, प्लूरल दे दिया है। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, एस लगा दो, आ जाएगा। तो वांट की जगह हम क्या करेंगे, बस एस लगा देंगे, वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स। रशियन एम्बेसडर का जो वेयर अबाउट्स है वो इज नॉट नोन टू एनीबडी, वो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता है रशियन एम्बेसडर का वेयर अबाउट्स, कि कहाँ वो रहता है, क्या वो करता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, कितना पहले खत्म हो गया था बताओ। बहुत पहले का मतलब क्या है, बहुत पहले 100 साल 200 साल, अगर हम बात कर रहे हैं 50 साल पहले की भी है ना, तो भी हम लोग हमेशा पास्ट, जब पास्ट का टाइम आता है तो मतलब पुराने समय के लिए हम हमेशा पास्ट सिंपल का ही यूज करते हैं, कभी भी हम पास्ट परफेक्ट का पुराने समय के लिए नहीं काम यूज करते हैं। कंफ्यूज मत हो इस कंसेप्ट में। हम लोग हैड फिनिश्ड का यूज कब करते हैं, जब सिंस या फॉर आ जाए सेंटेंस में, या जब आफ्टर बिफोर आ जाए, तभी यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। हाँ, द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स, रशियन एम्बेसडर का जो वेयर अबाउट्स है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स, यहाँ तक है ना। और रशियन एम्बेसडर का वेयर अबाउट्स का ठिकाना जो है वो इज होता है सिंगुलर, तो नॉट नोन टू एनीवन, कोई एरर नहीं है, नो एरर इज द राइट आंसर। अगले वाले में चलेंगे। A study is going underway to determine the exact concentration of lead in the water supply। स्टडी जो है वो चल रही है, अंडरवे हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूस चल रही है। टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये जांच करने के लिए, द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन किसका, ऑफ लीड इन द वाटर सप्लाई, लीड का वाटर सप्लाई में कितना एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक स्टडी चल रही है। ठीक है, अच्छा, ये स्टीफन आपका कंसेप्ट जो है वो अलग है, वो थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए कि तुरंत काम होता है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल लगता है, और अगर थोड़ी ज़्यादा देर पहले का हो गया, और आप इसको कैसे नापते हैं, 3 घंटे पहले तुरंत है या ज़्यादा देर है, फिर आप 100 साल में कौन सा टेंस लगाएंगे, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बताइएगा। ठीक है, चलो। अ स्टडी इज गोइंग अंडरवे, है ना। अब देखो, एक स्टडी चल रही है, अंडरवे चल रही है, अंडरवे चलना मतलब कि चल रही है अभी, है ना, प्रोसेस चल रहा है। टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट, अब देखो दो चीजें यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अ स्टडी इज गोइंग, एक बार इसको हटा दो। अ स्टडी इज गोइंग, एक स्टडी चल रही है,
ये डिटरमाइन करने के लिए एक स्टडी चल रही है। यहाँ पर अगर हम अंडरवे हटा देते हैं तो स्टडी जो है वो चल रही है, ठीक है। दूसरा, अगर हमने यहाँ से गोइंग हटा दिया, अ स्टडी इज अंडरवे, एक स्टडी जो है वो अंडरवे है मतलब रास्ते में है, यानी कि चल रही है, रास्ते में चल रही है। टू डिटरमाइन, तो यहाँ पर क्या है बेटा, चल रही है, इसका भी मतलब है चल रही है, इसका भी मतलब अभी चल रहा है, यानी कि यहाँ पर सुपरफ्लुअस गलती है। सुपरफ्लुअस गलती है मतलब कि या तो गोइंग आएगा या अंडरवे आएगा, दोनों एक साथ में नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड, जब चिल्ड्रंस खुश थे जब फिल्म स्टार्ट हुई। चिल्ड्रंस मतलब बच्चे होते हैं, एक से ज़्यादा है, इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन एस नहीं लगेगा क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसके साथ वो चाइल्ड होता है, प्लूरल में आर-ई-एन लगाते हैं और इसमें एस नहीं आता है, तो एस हटा देंगे, ठीक है। और चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन वर हैप्पी, चिल्ड्रन खुश थे कब, जब फिल्म स्टार्ट हुई। अब देखो पास्ट टेंस सिंपल आएगा जब वेन होता है, या तो इसमें पास्ट सिंपल आता है या फिर इसमें प्रेजेंट सिंपल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमा सकता है देखने में। द न्यू जॉब, सॉरी हिज न्यू जॉब, उसके न्यू जॉब ने, उसके न्यू जॉब ने क्या किया, नेसेसिटेटेड, कंपल्सरी कर दिया, हिज गेटिंग अप, उसके उठने को, गेटिंग अप यानी उसके उठने को 6 बजे, उसके 6 बजे उठने को, टाइम के लिए एट आता है, 6 बजे उठने को, उसके 6 बजे उठने को या उसके 6 बजे उठना जो है वो क्या हो गया, नेसेसिटेट हो गया, का किसने कर दिया, नए जॉब ने कर दिया। तो यहाँ पर ये जो नया जॉब है ये हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है, नए जॉब ने क्या कर दिया है, ये एक्टिव सब्जेक्ट है, और एक्टिव सब्जेक्ट है यानी कि ये काम कर रहा है, नए जॉब ने क्या कर दिया, नेसेसिटेट कर दिया, यानी कंपल्सरी कर दिया, ठीक है, यानी अनिवार्य कर दिया, यानी जरूरी कर दिया। क्या जरूरी कर दिया, उसका उठना, कब, 6 बजे, 6 बजे उसका उठना को कंपल्सरी कर दिया। नो एरर इज द राइट आंसर हियर एज वेल। अगले वाले में चलेंगे, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, ये जॉन की बुक है, टेबल पे जॉन की बुक है ना, तो जॉन की लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस, ये एडवाइजेबल नहीं है, ये सजेशन नहीं दिया जाता, और लगेजेस फिर से आ गया, एस हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, and ancients consider that knowledge had its limit, ancient जो लोग होते थे उन्होंने कंसिडर किया कि नॉलेज हैड इट्स लिमिट, नॉलेज की लिमिट होती है। लगेज वाला तो सबका सही है, क्या करना है 36 में, 36 हम कर चुके हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, एन एंशियंट कंसिडर, अब ये तो दिखाई दे रहा है एंशियंट है, एक से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एन तो नहीं आएगा, राइट। अब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, और ये कैसा है हमारा जनरल, अगर ये जनरल स्टेटमेंट होता, जनरल होता तो हम इसमें एंशियंट एज इट इज रहने देते हैं, और अगर ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक होता है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, तो हम इसमें द लगाते हैं, ठीक है। ये होता है आर्टिकल का फॉर्मूला कि अगर जनरल है आना है तो हम किस में लगाएंगे, इन स्पाइट में लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ द स्पीड, या तो हम इसकी जगह डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हैं, डिस्पाइट अगर आएगा तो अकेले आएगा, ठीक है। कोई क्लास नहीं रुका है, ऑल ओके, चलते जाइए। देखिए, डिस्पाइट द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, डिस्पाइट द स्पीड, स्पीड के बावजूद, कौन सी स्पीड, जिसपे वो चल रहा था, इन विच ही वॉज ड्राइविंग, जिसपे वो ड्राइव कर रहा था, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, स्पीड होने के बावजूद भी वो नहीं पहुंच पाया, कौन सी स्पीड, जिसपे वो चल रहा था। स्पीड बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, है ना, एग्जैक्ट बताने के लिए हमेशा हम लोग एट का यूज करते हैं, राइट। तो एट यहाँ पे आ जाएगा इन की जगह पे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। बीइंग अ वेरी कोल्ड, बीइंग अ वेरी कोल्ड, सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि बीइंग अ वेरी कोल्ड मतलब मेरे बहुत ठंडे होने के कारण। अगर इसका सब्जेक्ट आई है तो मेरे बहुत ठंडे होने के कारण, इसका मतलब ये हो गया, राइट। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इट बीइंग अ, अब अ हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल को नाउन चाहिए होता है गाइस, है ना। अ वेरी कोल्ड, कोल्ड के बाद क्या आएगा, ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का ये एडवर्ब है। कितना कोल्ड, वेरी, तो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव की तारीफ कर। तो यहाँ पर अ किसके लिए आया, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता, तो यहाँ पर नाउन भी आएगा। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, बहुत ज्यादा ठंडा दिन होने के कारण, तो इट तो आएगा ही आएगा, कोल्ड के साथ हम लोग डे भी लिखेंगे। या तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगा या फिर यहाँ पे मिस हो गया, तो दोनों चीज में गलती है। हालांकि पॉइंट एक ही है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों जगह गलती। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। नेक्स्ट 45 हो गया, 46। द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे। चिल्ड्रन जो है वो मुझे ड्राइविंग कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन पर। बताइए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, डे भी लगेगा उसमें इट के साथ साथ। द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन, चिल्ड्रन मुझे आज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चिल्ड्रन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज तो चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी, या तो डिस्ट्रैक्टिंग मी टुडे सिंपल हो जाता, पर ड्राइविंग मी टू, जैसे ही इज ड्राइविंग मी क्रेजी, वो मुझे क्रेजी कर रहा है, ठीक है। एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो ही इज, और यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, क्रेजी एडजेक्टिव है तो ठीक होता है। द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन। बताइए, टूवर्ड्स नहीं, टूवर्ड्स कब आता है, जब डायरेक्शन हो, कोई दिशा बताई जा रही है कि टू नॉर्थ साइड, टू साउथ पोल, टूवर्ड्स वहां पे आता है ना, पर यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है, नो एरर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। ये वो लड़की है जिसके ब्रदर डॉक्टर है। देखो, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है। हुज कब आता है, जब पॉजेसिव केस आए, है ना, जिसके ब्रदर, ये पॉजेसिव है, उसके ब्रदर, है ना, ये बोलने के लिए हम लोग हुज लगाएंगे, ठीक है। तो पॉजेसिव केस है, हुज ही रहेगा, यहाँ पे हु नहीं होगा। अगर आप हु लिख दो तो जो हो जाता है, हुम लिख दो, जिसको, है ना, दिस इज द गर्ल हुम आई मेट, या दिस इज द गर्ल हुम शी सेलेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे, पर यहाँ पे हुज कब आएगा, जब पॉजेसिव केस है, हुज ब्रदर, जिसके ब्रदर क्या है, डॉक्टर है। तो राइट आंसर क्या आएगा, नो एरर। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन, अरे ये तो हो गया था ना। Thoughts about the slaughtered children is uppermost on my mind. Thoughts about the slaughtered children. Slaughtered children मतलब slaughter मतलब क्या होता है, काटे गए, है ना, उनकी बलि दे दी गई। तो slaughtered children के बारे में जो thoughts आ रहे थे, is uppermost, वो सबसे ज्यादा ऊपर है मेरे माइंड में, uppermost है मेरे माइंड में। is uppermost on my mind, is uppermost in my mind। slaughtered children में कोई गलती है, thoughts में कोई गलती है, या नो एरर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे से देखना शुरू करो, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन। अब थॉट्स हमारा क्या है, एक से ज्यादा दिखाई दे रहा है, अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, और ऑन और इन हमारा साथ होता है, और थॉट्स क्योंकि एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सिंपल कॉम्बिनेशन है, इसकी जगह पे आर आ जाएगा। तो कौन सा है, ये वाला। अपर मोस्ट ऑन भी सही है, अपर मोस्ट इन भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अगले वाले सेशन में चलेंगे, क्वेश्चन में। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस, लग्जरीज होता है विलासिता को इंग्लिश में लग्जरी बोला जाता है, और बहुत ज्यादा बताने के लिए हम इसको प्लूरल, दोनों तरीके से यूज होता है। तो लग्जरीज सही है, गलती नहीं है। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। गरीबों को जो मिलना चाहिए, जो उनके हक का है, उससे उनको वंचित रखकर मेंटेन किया जा रहा है रिच लोगों की लग्जरीज। रिच लोग इतने रिच क्यों है, क्योंकि लग्जरीज जो है उस पे वो खर्चा करते हैं, कैसे, गरीबों को जो उनका हिस्से का है वो उनको ना देकर, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए गाइस, द प्लस एडजेक्टिव रिच, द रिच द पुअर, जैसा कि यहाँ पे हुआ है द रिच द पुअर, लेकिन ये एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव में प्लस एस गलत हो जाता है, एस या एस अगर लगाते हो तो भी गलत हो जाता है, और अगर आप इसमें अपोस्ट्रोफी लगाते हो तो भी गलत हो जाता है। तो एडजेक्टिव में प्लूरल फॉर्म नहीं होता, अपोस्ट्रोफी नहीं होता। तो द रिचेस जो होगा वो
गलत है ना। अपर मोस्ट, इन द माइंड, ऑन द माइंड दोनों सही है। प्लीज चेक द डिक्शनरी, उसके बाद आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। दोनों सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 48 हो गया। 49, दे ब्रॉट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर, वो खुद उनके लिए ये डिजास्टर लेकर आए हैं, खुद लाए हैं वो ये वाला डिजास्टर। दे ब्रॉट टू देमसेल्फ, वो खुद के लिए लाए हैं क्या, ये वाला डिजास्टर। अब यहां पर एक बात देख लो, एक है वर्ड देमसेल्फ और एक वर्ड है देमसेल्व्स, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, देमसेल्फ और देमसेल्फ। अब ये देखो, जैसे कि माई सेल्फ है, आई डिड इट माई सेल्फ, ही डिड इट हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर माई सेल्फ में मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, यानी सिंगल पर्सन है। हिमसेल्फ में मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, यानी सिंगल पर्सन है। जब सिंगल पर्सन है तो सेल्फ लगता है, सेल्फ हमारा सिंगुलर होता है, और सेल्फ का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, वो होता है SELVES। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। सेल्फ जो है प्लूरल होता है, ठीक है। अब जो प्लूरल ही है, जैसे कि दे है, ये एक से ज्यादा है, तो ये देमसेल्फ तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो एक से ज्यादा के लिए आता है ना, तो सेल्फ नहीं लगेगा, VES यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो दे ब्रॉट टू देमसेल्फ दिस डिजास्टर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा F हटाओ, VES लगाओ, ठीक है। देमसेल्व्स, ये हमारा सिंगुलर नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सही है, ये सही है। जैसे आवरसेल्फ आ जाए एग्जाम में, तो आवरसेल्फ भी रॉन्ग है, क्योंकि ये भी एक से ज्यादा है, तो आवरसेल्व्स इज राइट, ठीक है। आवरसेल्व्स सही है। योरसेल्फ और योरसेल्व्स दोनों सही है, राइट। योरसेल्फ और योरसेल्व्स दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि तुम कर लो ये अपने आप से। मैंने अगर सिर्फ तुम्हें बोला तो योरसेल्फ, और मैंने अगर तुम सबको बोला तो योरसेल्फ्स, दोनों सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये गलत है, देमसेल्व्स लगा देंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका ये होगा। अगले वाले में चलेंगे। 49 हो गया। 50, आखिरी क्वेश्चन है गाइज आज का, जल्दी से पढ़िए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एंजॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड, हर कोई, एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये अननोन सब्जेक्ट्स हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ, सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, ठीक है। एवरीबडी वांट्स, हर कोई चाहता है क्या, एंजॉय करना, हर कोई चाहता है क्या, एंजॉय करना। हैबिचुअल पीस इन माइंड, हैबिचुअल पीस, आदतन पीस माइंड में चाहता है, ठीक है। अब ये आई गेव हिम पीस ऑफ माइंड, तो पीस ऑफ माइंड एक बहुत कॉमन फ्रेज है, ठीक है। ऑफ लगता है इसके बीच में, तो इन हटाएंगे, ऑफ लगाएंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बस ऑफ लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट में गलती है इस वाले में, इसमें नहीं है कोई गलती। एवरीबडी लिखा है ना, हर कोई चाहता है क्या, एंजॉय करना। 2+ वर्ब फर्स्ट हमेशा फर्स्ट ही आता है, इसमें एस नहीं लगा सकते इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। हर कोई चाहता है क्या, एंजॉय करना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। चल, अब यहाँ पे भी इन माइंड था, इन माइंड को हमने यहाँ पे ऑफ चेंज करा है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड इज अ फ्रेज, राइट, और वो था हमारा अपर मोस्ट ऑन माइंड, ओके। इट रिमेन्स ऑन माई माइंड ऑलवेज, तो ऑन माई माइंड, इन माई माइंड दोनों सही है, चेक कर लेना एक बार, ओके। चलिए, इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में कल। तब तक के लिए आपके जो सजेशंस हैं वो आप लोग दे दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।